स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा विथ रेस्पेक्ट टू लोकसभा। राज्यसभा के लोकसभा की तुलना में क्या विशेष अधिकार है? देखिए, संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों के अधिकार समान हैं, लेकिन संविधान ने कुछ विषयों में लोकसभा को जहां विशेष अधिकार दिया है, जो लोकसभा के स्पेशल पावर्स हैं वो हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, वैसे ही राज्यसभा के भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो अधिकार लोकसभा को नहीं है। पहले राज्यसभा के पास वो अधिकार है। तो राज्यसभा के जो स्पेशल पावर्स हैं उनमें सबसे पहला है इंपॉर्टेंट आर्टिकल 249। हम जानते हैं कि हमारे देश में जो भी विषय है, देखिए, जो भी व्यवस्था को, जिन भी विषयों को डील करना है, जिन विषयों को हैंडल करना है, उसे एक लिस्ट में शामिल किया गया और फिर उस लिस्ट से 3 लिस्ट बनाए गए कि जैसे बैंक का लाइसेंस देना है तो वो भारत सरकार की एजेंसी रिजर्व बैंक देती है। क्यों? क्योंकि वह लिस्ट का जब डिवीजन हुआ तो वो सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट बना। वैसे ही मान लीजिए कोई हाट मेले लगाने हैं तो वह स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो कुछ विषय राज्यों को दिया गया और कुछ ऐसे विषय रखे गए जिन पे दोनों को अधिकार है, केंद्र को भी, मतलब संसद को भी और राज्य को भी। उन लिस्ट में जो स्टेट लिस्ट है, जो विषय संविधान ने राज्य को दिया है, उस पे क्या संसद कानून बना सकती है? सामान्यतः नहीं बना सकते, लेकिन आर्टिकल 249 के अंतर्गत बना सकती है। आर्टिकल 249 यह कहता है कि यदि राज्यसभा प्रेजेंट, उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 के बहुमत से यदि रेजुलेशन, प्रस्ताव पारित करे तो राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। लेकिन इस तरह बना कानून 1 वर्ष के लिए होता है या स्पेसिफाइड जो पीरियड होगा उसके लिए। यदि राज्यसभा फिर से रेजुलेशन पास कर दे तो फिर से वो एक्सटेंड हो सकता है 1 ईयर के लिए। राज्यसभा जितनी बार रेजुलेशन पास करेगी वह 1 ईयर के लिए एक्सटेंड होता रहेगा। तो इस तरह से आर्टिकल 249 के अंतर्गत यदि राज्य सूची के विषय पे केंद्र कानून बनाना चाहता है, केंद्र की सरकार कानून बनाना चाहती है, तो उसके लिए पहल राज्यसभा को करना होगा, राज्यसभा को रेजुलेशन पास करना होगा। ऐसे ही देश में ऑल इंडिया सर्विसेज, भारत में अभी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज वो सर्विसेज होते हैं जिनके लिए चयन का अधिकार केंद्र के जिम्मे है, लेकिन वह चयनित उम्मीदवार राज्य और केंद्र दोनों के लिए काम करते हैं। तो वैसे सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज के कैडर को राज्य टर्मिनेट नहीं कर सकती है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है का उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना, ऐसे यूथ को, स्टूडेंट को सिलेक्ट करना जो पैन इंडिया काम कर सके। यदि देश में जो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, उसके अलावा कोई और नई ऑल इंडिया सर्विसेज यदि हम गठित करना चाहते हैं, कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया है कि आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा जो है उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 से एक प्रस्ताव पारित करेगी। जब राज्यसभा उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 से प्रस्ताव पारित करेगी, फिर नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जा सकती है। एक ऑल इंडिया सर्विसेज जो इस वर्तमान सरकार के एजेंडे में था, अब उसने एजेंडे से बाहर कर दिया है, वह था ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। राज्य उसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज पे राज्यों का नियंत्रण कमजोर हो जाता है। राज्य जो है उन्हें टर्मिनेट नहीं कर सकते, उन्हें नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो राज्य जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के फेवर में नहीं है। इसलिए सरकार के कई वर्षों के प्रयास के बाद ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज सरकार चाहती थी, न्यायपालिका भी चाहती है, लेकिन राज्यों के तैयार न होने के कारण जो है
ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं बनाया जा सका। तो 312 के अंतर्गत कोई नई अखिल भारतीय सेवा शुरू की जा सकती है। ऐसे ही जब देश में हम इमरजेंसी लगाते हैं आर्टिकल 352 के तहत, 352 में हम जानते हैं कि यदि हमारे देश पे आक्रमण हो गया है, अटैक है, वार है, हम किसी देश के साथ, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, वैसे ये डिक्लेयर नहीं हुआ था वार, सिर्फ समझने के लिए मैंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया। तो यदि डिक्लेयर हो जाता तो वार या देश के अंदर आर्म रिविलियन, देश के अंदर समुदाय या किसी अन्य तरीके से हथियारबंद विद्रोह हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को कायम रखने के लिए देश में इमरजेंसी लगाने का प्रावधान आर्टिकल 352 में किया गया। जब इमरजेंसी लगाया जाता है तो इमरजेंसी लगाए जाने के बाद उसे संसद से पास कराना है। लेकिन एक ऐसी स्थिति कि मान लीजिए देश में इमरजेंसी लगा, संसद से पारित होने से पहले लोकसभा भंग हो गई, तो आर्टिकल 352 का क्लाउज 4 यह कहता है कि वैसी स्थिति में इमरजेंसी के रेजोल्यूशन को राज्यसभा पारित करेगी और जब तक लोकसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक इमरजेंसी कंटिन्यू यदि है तो राज्यसभा पारित करती रहेगी और इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगा। जब भी नई लोकसभा गठित होगी उसके गठित होने के बाद 30 डेज 30 दिनों के अंदर लोकसभा को पारित करना होगा, नहीं तो इमरजेंसी सीज हो जाएगी। तो हमने देखा कि देश में 3 ऐसी परिस्थिति है जब हम स्टेट लिस्ट के विषय पे केंद्र की सरकार कोई कानून बनाना चाहे तो राज्यसभा के अनुमति के बिना या राज्यसभा के पहल के बिना नहीं किया जा सकता है। देश में कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना चाहे तो राज्यसभा के पहल के बिना नहीं किया जा सकता है। और एक सिचुएशनल है कि यदि देश में आपातकाल है, इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है भारत या भारत के किसी हिस्से में और लोकसभा डिसॉल्व है, भंग हो रखी है, तो वैसी स्थिति में राज्यसभा इमरजेंसी के प्रस्ताव को पारित करेगी और वह इमरजेंसी एक्सटेंड हो जाएगा या कंटिन्यू रहेगा। जितनी बार राज्यसभा पारित करती रहेगी इमरजेंसी कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो लोकसभा के पारित किए बिना भी देश में इमरजेंसी को राज्यसभा के पारित किए जाने के आधार पर कायम रखा जा सकता है। तो हमने यह समझा कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के स्पेशल पावर्स। हम एक और वीडियो में बात करेंगे कि राज्यसभा अस्थाई सदन क्यों बनाया, हमने परमानेंट हाउस क्यों है राज्यसभा, एक अलग वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।